अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। क्लास दहम की फ़िज़िक्स के अंदर हम अपना यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किए हुए हैं और उस चैप्टर के अंदर हम वेव्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट रखे हुए हैं। इस डिस्कशन के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर वेव्स की इकसाम के बारे में पढ़ा। हमने देखा वेव्स की दो इकसाम मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स की इकसाम के बारे में देखेंगे। मैकेनिकल वेव्स कितनी इकसाम की होती हैं और साथ ही साथ हम मैकेनिकल वेव की पहली किस्म लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस सारी डिस्कशन के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में वेव्स का सफ़र जारी रखे हुए हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क को वाज़िया किया, उसकी मिसालें भी देखी। अब उसी से रिलेटेड मैं आपसे इस लेक्चर में एक सवाल पूछता हूँ, वो आप सोचें, वीडियो को पॉज करें और उस सवाल का जवाब अपने पास लिख के रख लें। लेक्चर के एंड पे मैं उस सवाल का जवाब भी दूंगा और फिर आप अपने लिखे हुए जवाब को मेरे जवाब के साथ मैच कीजिएगा। अगर तो वो सेम हुए तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं हुए तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हम सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या मैकेनिकल वेव्स खला में से सफ़र कर सकती हैं? तो ये आपने सोचना है कि क्या मैकेनिकल वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं। आप इस सवाल के जवाब को सोचें, सोच के लिख लें, तो इसका जवाब मैं इस लेक्चर के आखिर पे दूंगा। अब हमने अपनी पिछली डिस्कशन छोड़ी थी मैकेनिकल वेव्स की अक़साम के ऊपर। हमने देखा था कि मैकेनिकल वेव्स की दो अक़साम हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव्स। मैंने एक आपको छोटा सा काम भी दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के अल्फाज जो हैं इसके मानी तलाश करके रखने हैं आपने, क्योंकि अगर इन अल्फाज के मानी की समझ आपको आ जाए तो आपके लिए ये समझना, आपके लिए इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी मैकेनिकल वेव्स की अक़साम के पास, और हमने पहली मैकेनिकल वेव की किस्म को कहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल ये तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो इंग्लिश में अगर इसका तर्जमा किया जाए तो ये बनता है अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ का क्या मतलब हुआ? अलोंग द लेंथ का मतलब है कि जिस लंबाई में या जिस समत के अंदर वेव्स गुजर रही हैं, मीडियम के ज़र्रात भी उसी समत के अंदर वाइब्रेट करेंगे। समझ आना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने अभी आपको किसी भी मिसाल के ज़रिए नहीं समझाया। जैसे ही हम मिसाल के ज़रिए से समझना शुरू हो जाएंगे, हम अपनी आदत ऐसी बना लेंगे कि पहले हम मिसाल समझेंगे, फिर हम उसकी तारीफ़ की जानिब जाएंगे, तो हमारे लिए इल्म हासिल करना और इल्म को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्लिंकी है। स्लिंकी क्या होता है ये अभी मैं आपको कुछ देर में समझाता हूँ। स्लिंकी का एक सिरा मैंने किसी दीवार के साथ बांध दिया और इस सिरे को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब लफ्ज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी स्प्रिंग की ही एक किस्म है, लेकिन ये स्प्रिंग आम तौर पे बहुत ही ज़्यादा लचकदार और नरम होता है। आपने बचपन में लाजमी इसके साथ खेला भी होगा, और जिन्होंने स्लिंकी नहीं देखा उनके लिए स्लिंकी की तस्वीर भी ये लाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इस स्लिंकी को अपने हाथ में पकड़कर यहाँ आगे और पीछे मूव करवाऊं, तो आपके जहन में क्या तासुर आता है इसका कि इसके पार्टिकल्स किस समत में मूव करेंगे? तो अगर मैं इस स्लिंकी को अपने हाथ में पकड़कर दाएं या बाएं मूव करवाता हूं, तो इससे स्लिंकी के अंदर कुछ वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगी।
स्लिंकी के अंदर एक खलल पैदा हो जाएगा और उस खलल की वजह से स्लिंकी के अंदर वेव्स पैदा हो जाएंगी। अब इन वेव्स के नतीजे में क्योंकि मैं स्लिंकी को आगे और पीछे झटक रहा हूं, तो इसके अंदर पैदा होने वाली वेव्स भी कुछ इस तरह से हमारे पास दिखाई देंगी कि किसी जगह पे वो आगे की जानिब बढ़ रही होंगी और किसी जगह पे आपको एक वाइड सा एरिया नजर आएगा। अब किसी लम्हे पे जैसे ही मैंने इसको झटका तो ये वाला हिस्सा मजीद आगे बढ़ता चला जाएगा और ये मजीद आगे बढ़ते बढ़ते एक सीरीज जनरेट करेगा। वो सीरीज दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा आप देख सकते हैं ये वाला जिसमें मीडियम के ज़रात आपस में बहुत ही करीब करीब हैं, और एक वो हिस्सा जिसमें मीडियम के ज़रात एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फासले पर हैं। फिर एक हिस्सा आएगा जहां मीडियम के ज़रात पास पास और फिर जहां मीडियम के ज़रात पास पास और फिर वो हिस्सा जहां मीडियम के ज़रात दूर दूर होंगे। अब ये वेव्स जो पैदा हुई ये दो हिस्सों में बट गई। अब ये दो हिस्से क्या कहलाते हैं उनको बताने से पहले हम इस काबिल हो गए कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ कर सकें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कहेंगे कि मैकेनिकल वेव्स की वो किस्म होती हैं जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेशन वेव की समत के मतवाजी या पैरेलल होती है। अब अक्सर बच्चे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है, कि लॉन्गिट्यूडनल में हम किस तरह से इसकी तारीफ करेंगे और ट्रांसवर्स में किस तरह से तारीफ करेंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल के एंड पे एल का हरफ आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं लफ्ज़ लिखूं पैरेलल तो इसके आखिर में भी लाम का हरफ आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे ट्रिक बना के तो आपके लिए चीज़ें याद रखना बड़ा आसान रह जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ हम लिख लेते हैं इस तरह से कि मैकेनिकल वेव की वो किस्म जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेशन वेव की मोशन के मतवाजी, और मतवाजी को आप पैरेलल भी लिख सकते हैं। कौन सी वेव कहलाती है जी? ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी, तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ करने के काबिल हो गए। तो इसमें मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव की वो किस्म कि जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेशन वेव की मोशन के मतवाजी होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब देखें, मैंने अपने हाथ को जो झटका दिया वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिया, वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में की, जो कि मैंने इस साइन के जरिए शो भी करवा दी। तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के ज़रात भी मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मीडियम के ज़रात की मोशन और वेव की मोशन एक ही समत में है या मतवाजी हैं या पैरेलल हैं। तो एक मिसाल हमने बार बार कहा कि जहां पे हम तारीफ करेंगे वहां पे हम मिसाल भी लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल हम लिख सकते हैं कि स्लिंकी में पैदा होने वाली वेव, लेकिन स्लिंकी में तो ट्रांसफर वेव भी पैदा हो सकती हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो कोई ऐसी खास मिसाल होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए हम ये साबित कर सकें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ज़र्रात की वाइब्रेशन और वेव की मोशन एक ही समत में होती है। अब आपके लिए मज़ीद मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल सामने रखता हूं और वो मिसाल है आवाज़ की वेव्स, जिसे हम साउंड वेव्स भी कहते हैं। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे बोलने से आप तक जो आवाज़ पहुंच रही है ये हवा के ज़र्रात की वजह से पहुंच रही है। जैसे ही मैं बोलूँगा क्या होगा कि मेरे बोलने से जो प्रेशर निकलेगा वो इस इन्वायरमेंट में मौजूद हवा के ज़र्रात को वाइब्रेट करवाएगा, और जैसे जैसे मेरी आवाज़ आगे पहुंचती जाएगी वैसे वैसे हवा के ज़र्रात भी आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, और जैसे ही वो आपके कान को टकराएंगे तो कान पे टकराने से आपके कान का जो पर्दा वो वाइब्रेट करता है,
और उस वाइब्रेशन से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। एक बहुत अहम मालूमात जो कि आपकी किताब के अंदर भी दी गई है कि आपके कान का एयर ड्रम 1 सेकंड में 20,000 दफ़ा वाइब्रेट कर सकता है। जी हाँ, तो देखा आपने कि छोटे से लम्हे के दौरान भी हमारे कान का पर्दा कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर सकता है और इसी वाइब्रेशन की वजह से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो ये सारा काम होगा किस तरह? फ़र्ज़ करें कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में पड़े हुए हैं जब मैं नहीं बोल रहा, तो कुछ इस तरह से हवा के पार्टिकल्स पड़े हुए होंगे। अब जैसे ही मैं बोलूँगा तो मेरे बोलने के साथ साथ हवा के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। वो प्रेशर क्या करेगा कि इन हवा के पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा प्रेशर एग्जीक्यूट करके इनके दरमियान का थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि पहले वो इतने ज़्यादा फासले पे थे लेकिन अब उनके दरमियान जो फासला है वो कम होके रह गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये प्रेशर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे प्रेशर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो पीछे बच जाने वाले हवा के पार्टिकल्स दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे जिस तरह से वो पहले थे। लेकिन अब की बार चूंकि टाइम गुजर चुका है तो अब की बार जो प्रेशर है वो आगे की जानिब मुंतकिल हो गया और वो प्रेशर आगे की जानिब मुंतकिल होने के साथ साथ हवा के पार्टिकल्स को भी आगे की तरफ मूव करवा गया। अब जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी आप देख सकते हैं कि पहले ये प्रेशर इस जगह पे था, जैसे ही कुछ टाइम गुजरा तो ये प्रेशर आगे चला गया और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और जब तक कोई सुनने वाला इसको सुन नहीं सकता तब तक ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 रीजन्स पैदा हुए। एक वो रीजन कि जहाँ पे मीडियम के ज़र्रात बिल्कुल करीब करीब हैं और एक वो रीजन जहाँ मीडियम के ज़र्रात दूर दूर हैं। अब यहाँ पे भी हम बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे बोलने से जो मेरी आवाज़ है वो आगे की जानिब मूव कर रही है और मेरे बोलने के साथ साथ जो मेरी आवाज़ आगे की जानिब मूव कर रही है उसके साथ साथ हवा के पार्टिकल्स भी आगे की जानिब मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस समत के अंदर साउंड वेव आगे की जानिब जा रही है उसी समत में हवा के पार्टिकल्स भी आगे की जानिब जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी आवाज़ की मोशन और साथ ही साथ हवा के ज़र्रात की मोशन एक ही समत के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्लिंकी के साथ पैदा होने वाली वेव्स तो हैं ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साथ में दूसरी मिसाल भी हमने देख ली, वो है जी साउंड वेव्स। तो ये 2 मिसालें हम देख चुके और अगर इम्तिहान में आपसे पूछता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताएं क्या होती हैं तो आप अब इस काबिल हो गए कि उसकी तारीफ भी कर सकें और उसकी मिसालें भी लिख सकें। अब आते हैं उस तरफ जहां पे मैंने इस रीजन का जिक्र किया था कि यहाँ पे जो 2 रीजन बन रहे हैं लाजमी तौर पे इनका कोई ना कोई ख़ास नाम भी होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके कुछ ख़ास नाम हैं। वो जगह जहाँ पे मीडियम के ज़र्रात करीब करीब होंगे उन जगहों को हम नाम देते हैं कंप्रेशन का और वो जगह जहाँ पे मीडियम के ज़र्रात दूर दूर होंगे हम उसको नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। तो अब ये बात भी आ गई कि कंप्रेशन क्या चीज़ होती है, रेयरफेक्शन क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आपसे इम्तिहान में तारीफ पूछ लेता है तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आप रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की तारीफ कर सकें। तो चलें हम वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इनकी तारीफ़ों की तरफ। तो सबसे पहले कंप्रेशन की तारीफ करेंगे हम। तो कंप्रेशन की तारीफ अभी मैंने बोली नहीं बोली तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो वाला रीजन जहाँ पे मीडियम के ज़र्रात पास पास होंगे हम उसको नाम देंगे कंप्रेशन का और वो रीजन जहाँ पे मीडियम के ज़र्रात दूर दूर होंगे उसको हम नाम देंगे रेयरफेक्शन का। तो चलें तारीफ लिख लेते हैं कि वेव्स के वो हिस्से, लेकिन कौन सी वेव, हम किस वेव का जिक्र कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो ये चीज़ ना भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, ये आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर के जहन में
थोड़ा सा डाउट पैदा हो जाएगा कि शायद इस बच्चे को इसकी समझ नहीं है इतनी अच्छी। तो आप लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से या जहां मीडियम के जर्रात करीब करीब हों कंप्रेशन कहलाते हैं। और साथ ही साथ हम रेयरफैक्शन की तारीफ भी कर देते हैं कि रेयरफैक्शन को हम किस तरह से उसको बयान करेंगे। रेयरफैक्शन की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के जर्रात दूर दूर हों रेयरफैक्शन कहलाते हैं। तो लें जी, हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की भी समझ ले ली। अब कंप्रेशन को बाज़ औक़ात C के साथ लिखते हैं और रेयरफैक्शन को R के साथ लिखते हैं। तो अगर आपसे कहीं जगह पे आपको C या R लिखा हुआ समझ आ जाए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, तो आप झट से समझ जाइएगा कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है। मज़ीद एक तारीफ यहाँ से बन सकती है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर वेव लेंथ की तारीफ किस तरह से की जा सकती है, इसका अभी मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल इस तरह से कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन, और ये सीरीज़ आगे चलती चली जाएगी। अब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला होगा मैं इसको एक वेवलेंथ कहूँगा, या एक रेयरफैक्शन से अगले रेयरफैक्शन का जो फासला होगा मैं उसको वेवलेंथ कहूँगा। तो अब अगर आपसे तारीफ पूछ ली जाए 2 नंबर की, तो आप वो तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वेवलेंथ की तारीफ इस तरह से आप लिखेंगे कि 2 मतवातर का बेटा मतलब है यके बाद दीगरे, कि एक के बाद आने वाला बिल्कुल कि एक के बाद बिल्कुल अगला। 2 मतवातर कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस के दरमियान फासला वेव लेंथ कहलाता है। और चूंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट होगा जी मीटर। तो इसके यूनिट को भी आप लिख देंगे कि ये इसका यूनिट हो गया मीटर, और इसको स्मॉल m के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सारा लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, और इसी तरह से जिस तरह से मैं हेडिंग्स दे के चल रहा हूँ वैसे ही आप भी अपने नोट्स इसी तरह से बनाएं। अब चलते हैं उस सवाल की जानिब जो कि मैंने लेक्चर के बिल्कुल आगाज़ में आपसे पूछा था कि क्या मैकेनिकल वेव्स खला में से गुजर सकती हैं। तो हमने मैकेनिकल वेव की तारीफ क्या पढ़ी थी? ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और खला के अंदर कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होता। खला एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो अगर मैं वहाँ से कोई मैकेनिकल वेव भेजता हूँ तो ज़मीन पे मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं खला से कोई साउंड सिग्नल भेजता हूँ तो चूँकि साउंड ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक मिसाल है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव है। तो चूँकि खला के अंदर कोई मीडियम मौजूद नहीं है, इस वजह से ज़मीन पे खड़े शख्स को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। या मज़ीद आसान एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स, 2 खलादान जब खला के अंदर जाएं तो आपस में जब वो बात करेंगे तो उनको वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि खला के अंदर वो मीडियम ही नहीं है कि जिसके ज़रिए से साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेगा। इसके लिए वो ख़ास तौर पे टेलीकॉम का इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी मदद से वो एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। हमने आज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सारी चीज़ें देख लीं।
अपने आइंदा लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव की दूसरी किस्म ट्रांसवर्स वेव का जिक्र करेंगे। आज की इस क्लास में हमने देखा कि मैकेनिकल वेव्स की दो इकसाम होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और नंबर 2 मैकेनिकल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में तो जितनी डिस्कशन थी हमने आज सारी की सारी कर ली। इंशाल्लाह अपने आइंदा लेक्चर्स के अंदर हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।